बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्लाम चैनल उर्दू पर खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ैन अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी का सेगमेंट आस्क AGP। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम है जिसमें आप लाइव कॉल्स के थ्रू शमूलियत कर सकते हैं। कोई भी मेडिकल रिलेटेड सवाल आप हमारे साथ पेश कर सकते हैं और हमारे साथ मौजूद होते हैं एक इंतहाई काबिल डॉक्टर इमरान गौहर साहब, जो कि पूरी भरपूर कोशिश करेंगे कि आपके सवालात का बेहतरीन तरीके से जवाब दिया जा सके। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर, अस्सलाम। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगा दिल के अमराज से, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो यूके में 25% अमवात का बायस भी है और हर साल 1 लाख से ज़ायद हॉस्पिटल एडमिशन्स भी दिल के अमराज की वजह से होते हैं। हाल ही में एक NHS की कैंपेन भी स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 14 फरवरी टू 31 मार्च कि लोगों को अवेयरनेस दी जा सके कि कौन से दिल के अमराज हैं जिनकी वजह से एज ए प्रिकॉशनरी मेजर आपको 999 पे कॉल करनी चाहिए ताकि आप किसी की जान बचा सकें। इसमें कोई शक नहीं कि दिल के अमराज जानलेवा अमराज है, इसलिए इनको अगर वक्ती तौर पर टाइमली ट्रीट किया जा सके तो यकीनन किसी ना किसी की जान बचाई जा सके। इस कैंपेन का मकसद ये है कि अभी तक हार्ट डिजीज़ के सर्वाइवल रेट जो है, हार्ट अटैक है, ये कोई भी दिल से अमराज से रिलेटेड बीमारी का सर्वाइवल रेट 7 आउट ऑफ 10 है, जबकि अगर लोगों में अवेयरनेस हो तो ये 9 आउट ऑफ 10 तक जा सकता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूँगा कि आम इंसान के लिए कि दिल के अमराज की जो बीमारी है, कोई भी दिल से जो रिलेटेड बीमारी है, उनके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि किस वजह से उनको एमरजेंसी सर्विसेज को 999 पे कॉल करके एटलीस्ट एज ए प्रिकॉशनरी मेजर उनको कांटेक्ट कर लेना चाहिए। थैंक यू जैन। जैसे हमारे प्रोग्राम में बहुत दफ़ा हम दिल के अमराज के बारे में और दिल के अमराज से मुताल्लिक़ लोगों के सवालात आ चुके हैं। और इस वक्त NHS जो है वो एक कैंपेन कर रही है। एक्चुअली जो मकसद है कैंपेन्स का इस तरह की वो अवेयरनेस पैदा करना होता है लोगों के दरमियान, ताकि लाइफ बचाई जा सके, ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें। अक्सर क्या होता है कि लोग सिम्टम्स आ रहे होते हैं, निशान आ रहे होते हैं, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देते हैं। ख़ास के साउथ एशियन पॉपुलेशन में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो हार्ट कंडीशंस जो है ना वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें सबसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस इज़ हाई कोलेस्ट्रॉल का होना, जो कि आपकी आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देता है। हम इसको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ भी बोलते हैं, जबकि जो खून की शरियानें होती हैं वो क्लॉग्ड हो जाती हैं, यानी कि बंद हो जाती हैं वक्त के साथ साथ, और उसकी वजह से आपको अक्सर लोगों को हार्ट अटैक होता है। सवाल ये है कि हार्ट की कंडीशंस को पहचाना कैसे जाए या उससे उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी शख्स को अपनी फैमिली में कोई हार्ट प्रॉब्लम है, जो कि मेरे ख्याल में साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन में हर फैमिली में किसी न किसी को होती है, तो उसको अपने सर्टन चेक्स जो है ना आफ्टर 35-40 ईयर्स ऑफ एज ज़रूर कराने चाहिए। उसमें एक ब्लड प्रेशर का चेक है, वेट है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का चेक है। ये तमाम चीज़ें जो है प्रिवेंटिव मेजर्स में ज़रूर करनी चाहिए, ताकि पता चले कि आखिर बॉडी के अंदर हो क्या रहा है। अगर कोई शख्स स्मोकिंग करता है तो ऑब्वियसली स्मोकिंग को रोकनी चाहिए और अवॉइड करना चाहिए इसको भी, क्योंकि ये भी एक हाई रिस्क हो जाता है। इसके अलावा हमारे लोग जो कि हार्ट के प्रॉब्लम्स की साइंस एंड सिम्टम्स हैं, उसमें चेस्ट पेन का एक होना बहुत कॉमन सा सिम्टम्स है, जो कि अक्सर लोग जब उनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा होता है तो उनको चेस्ट पेन होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस में आने की तकलीफ़ का होना। इसके अलावा जो अगर खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो रहा होता है तो स्वेटिंग, चेस्ट पेन, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। और इसके लिए फ़ौरी तौर पे आपको एम्बुलेंस का कॉल करना चाहिए, ना कि आप वेट करेंगे अपने GP से बात कर लें, आउट ऑफ आवर्स से बात कर लें, क्योंकि टाइम इज़ एन एसेंस इन ऑल ऑफ दिस। बिकॉज खुदा न खास्ता अगर आप चीज़ों को डिले करते हैं तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। और अगर टाइम पे इसको आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं या आपको फ़र्स्ट एड मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी बआसानी बच सकती है। तो असल में जो ये कैंपेन का मकसद है वो यही है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए। तो दो हिस्से होते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव मेजर्स, जिसमें कि जैसे मैंने पहले बताया कि टेस्ट वगैरह ये वो तमाम अपनी सेहत का ख्याल रखें, जेंटल एक्सरसाइज करें रेगुलर तरीके से, वेट रिडक्शन करें, डाइट को अच्छा रखें, अपने चेक्स कराएं जैसे मैंने बताया। और इसके अलावा खुदा न खास्ता किसी को सिम्टम्स हो जाते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन है, सांस का प्रॉब्लम है या इस तरह का, तो उसको इग्नोर ना करें, उसको ज़रूर अपने डॉक्टर से चेक करा लें। और खुदा न खास्ता अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई अचानक तो हॉस्पिटल ज़रूर चले जाएँ।
बिल्कुल नाज़रीन, एक दफ़ा फिर रिमाइंड कराना चाहूँगा कि ये एक प्रोग्राम इंटरैक्टिव प्रोग्राम है। आप लाइव कॉल्स के थ्रू इस प्रोग्राम में शमूलियत कर सकते हैं। हमारा इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि एक पब्लिक सर्विस प्रोग्राम है, ताकि इसके अंदर आपको अवेयरनेस दी जा सके। एक हमारी छोटी सी कोशिश है, एक मुझे शेर याद आता है डॉक्टर साहब, कि तेरी रहमतों पे है मुनहसिर मेरे हर अमल की कबूलियत, ना मुझे तरीक़ा इल्तिजा, ना मुझे शऊर नमाज है। तो एक हमारी छोटी सी एक एफ़र्ट है, और ये अल्लाह ताला की रहमत है कि अगर इससे बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और हम ज़िंदगियाँ बचा सकें, ज़िंदगियाँ संवार सकें। डॉक्टर साहब, सवाल मैं करना चाहूँगा कि फ़र्स्ट एड की आपने बात की, तो फ़र्स्ट एड तो ठीक है, 999 पे कॉल करेंगे, एम्बुलेंस का वेट करेंगे, लेकिन आम इंसान जो उसके पास जो मौजूद है, उसको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या कोशिश कर सकता है उस शख्स के साथ जिसके अगर कोई भी दिल से रिलेटेड अमराज है? बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, क्योंकि किसी शख्स को अगर कोई इमरजेंसी होती है, तो सबसे पहले तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि वो शख्स की एयरवेज जो हैं और ब्रीदिंग वगैरह ठीक हो, उसको सांस में अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई ऐसे पोस्चर में लेटा हुआ है कि उसकी सांस में लेने में और तकलीफ़ हो, तो उसको मेक श्योर करें कि वो इस तरह लेटे कि उसको सांस ली जा सके। अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी को मुंह में के अंदर कोई चीज़ है, तो उसकी फ़र्ज़ कीजिए कुछ खा रहा है या उस वक्त कोई मसला हुआ है, तो उसको अपने कोशिश करके अगर उनको पता है किस तरह निकालना है तो वो निकाल दें, ताकि सांस चलता रहे, और फ़ौरी तौर पे जो है वो हेल्प को कॉल करें, ताकि एम्बुलेंस सर्विसेज आएँ जो कि इस तमाम काम में ट्रेंड हैं और इसको वो देख सकें। तो बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सांस जो आदमी का जिसको भी ये प्रॉब्लम हो रही है, एयरवेज़ वगैरह को देख लें कि उनकी एयरवेज़ तो ब्लॉक नहीं हुई है, ब्रीदिंग में अगर कोई हेल्प हो सकती है तो, और अगर उनको जो शख्स इसको कर रहा है उसको पता है कि क्या करना चाहिए इस तरह के ओकेजन में, ज़ाहिर है इसकी एक प्रॉपर एक तरीक़ाकार होता है, और अगर आपको नहीं पता, नहीं समझ, तो फ़ौरी तौर पे एम्बुलेंस कॉल करें, और उसके बेसिकली जो प्रोफेशनल लोग हैं उनसे मदद मांगें। इसमें डिले नहीं करना चाहिए अगर किसी शख्स को चेस्ट पेन या सांस में इस तरह अचानक प्रॉब्लम हो रहा हो तो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सोशल मीडिया के थ्रू सवाल आया, कहते हैं कि जी उनकी उम्र 35 साल है और हाल ही में उनको कोविड हुआ था, और कोविड के बाद उनके दाढ़ी के जो बाल हैं वो स्पॉट्स की शक्ल में मिस होना शुरू हो गए, बिल्कुल कंप्लीटली कहते हैं क्लियर हो गई स्किन। तो क्या ये कोविड का सिम्टम है? अगर है तो उनको क्या प्रिकॉशनरी मेजर करनी चाहिए अभी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कोविड ने हमें पिछले 2 साल से पूरी दुनिया को हिला दिया, और कोविड से कितनी अमवात हुई हैं हम ये भी जानते हैं। लेकिन पोस्ट कोविड बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि आ रहे हैं और जिनके बारे में हमें बहुत कम मालूमात है। और जो आपका सवाल है, ये एक्चुअली इट्स अ वेरी कॉमन सिनेरियो, और आई एम श्योर काफ़ी सारे जीपीज़ जो हैं उन तमाम लोगों ने कोई ना कोई पेशेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस तरह का देखा होगा, जिसको कि एलोपेशिया हम कहते हैं, अचानक बालों का झड़ जाना, बाज़ दफ़ा स्कैल्प में यानी कि आपके सर पे, बाज़ दफ़ा दाढ़ी पे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये जो बाल चले जाते हैं ये वक्त के साथ साथ वापस आ जाते हैं। इसकी एक एक्सप्लेनेशन सिर्फ मैं यही दे सकता हूँ कि कोविड जो है वो हमारी इम्यूनिटी को, यानी कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को वो हर्ट करती है, और उसकी वजह से बॉडी जो है डिफरेंट लोगों की डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। तो ये तो एक मसला हो गया। इसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे अलामात हैं, बाज़ लोगों को इन्फेक्शंस का मसला है या इस तरह की इश्यूज़ हैं जो कि पोस्ट कोविड हो जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये मसला जो है वक्त के साथ साथ हल हो जाता है। इसके बारे में कोई ख़ास रिसर्च तो अभी नहीं हो सकी, आपको पता है अभी तो कोविड वी स्टिल डीलिंग विद इट, लेकिन डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द पोस्ट कोविड इशू कॉमनली डेल्ट बाय द। कॉलर मौजूद है हमारे साथ, उनको लाइव कॉलर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का मौजू तो इतना अच्छा है, डॉक्टर साहब को मैं पहले सबसे कहना चाहती हूँ अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम बहुत अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा टॉपिक आज दिया कि मैं आपको कितना भी शुक्रिया कहूँ कम है, क्योंकि unfortunately all my family got this heart problem. My older brother died with heart fail, and then my older sister died with a stroke. Then I got third sister, she live in Dubai, she's got heart attack last week. Yeah, and she got no breath coming because of Dubai. They took them to, but when Badi Baji died in Pakistan, husband is doctor, still the ambulance come half an hour and she couldn't survive, and brother as well, he couldn't survive. So मैं अपने बारे में सोचती हूँ डॉक्टर साहब, आई एम 40 बट स्टिल समटाइम्स कहते हैं ना, दिल धड़कने का सबब याद आया। दिल धड़कता है तो डर लगता है कि मेरी फैमिली में ये है, तो मैं चेकअप कराऊं, क्या करूं। मैं वैसे काफ़ी स्लिम हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, खाने में बहुत कॉन्शियस हूँ, बहुत एहतियात करती हूँ।
थैंक यू वेरी मच। हमारी आप रेगुलर कॉलर हैं और बिल्कुल आपकी जो स्टोरी है फैमिली की, वो बहुत सारी फैमिलीज़ की हमारे साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन में है। सबसे पहले तो आप जो कर रही हैं वो बिल्कुल सही है। मेरे ख़्याल में आपके फैमिली में इतनी अर्ली एज में कार्डियक डेथ्स हुई हैं या हार्ट अटैक्स हुए हैं, तो मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि आप अपने जीपी से बात करके, ऑल्दो जो टेस्ट हैं वो तो करें डेफिनेटली, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, एवरीथिंग एल्स, लेकिन अपना रेफरल भी करा लें कार्डियोलॉजिस्ट के पास। क्योंकि देखें, अगर किसी फैमिली में इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की इन सच ए यंग एज, और आपने जैसे बताया आपके भाई बहन सबको एक वेरी यंग एज में हो रहा है, तो मेरे ख्याल में आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। एक जनरल चेक हो जाना चाहिए आपका, उसमें वो मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट टेस्ट होते हैं जो कि वो कर सकते हैं, वो आपसे मज़ीद हिस्ट्री भी लेंगे। तो मेरे ख़्याल में आप उस कैटेगरी में आती हैं कि आपका जीपी, अगर आप उसको पूरी सिचुएशन जैसे आपने हमें बताई है यहाँ पे कि हार्ट अटैक्स हुए हैं इतनी यंग एज में अपनी फैमिलीज़ में, और ज़ाहिर है कि इट्स अ वरिंग साइन, तो आपको वो भेज सकते हैं। इसके अलावा आजकल तो बहुत सारी नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशंस भी आ गई हैं, उसमें सीटी एंजियोग्राम वगैरह होती है या दूसरे टेस्ट होते हैं। तो मेरे ख्याल में तो आपको चाहिए कि लाइफस्टाइल तो आपका ठीक ठाक है, अपना ख्याल भी रखती हैं, आपका वज़न भी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में एहतियातन मेरा मशवरा ये होगा कि अपने जीपी से बात करके आप रेफरल करा लें, यानी जस्ट बिकॉज आई थिंक सच अ यंग एज इन योर फैमिली ऑफ हैविंग हार्ट, अगर 60 प्लस अगर होता है तो चलें एक बात है, लेकिन सच अ यंग एज आई थिंक यू शुड स्पीक टू द डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट से एक रिव्यू करा लें कि हर चीज़ ठीक है, और प्रिकॉशनरी मेजर के लिए मेरे ख्याल में ये इक़दाम आप पूरा इस कैटेगरी में आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फैमिली हिस्ट्री का इसमें कितना ताल्लुक होता है कि क्या इनहेरिटेड होता है ये चीज़ें, और अगर इनहेरिटेड होता है तो आप किस तरह से स्टार्ट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हमें पता है कि हमारे वालिदैन में से किसी कोई ऑलरेडी बीमारी है या और किसी, तो हम किस तरह से शुरू से ही ऐसी प्रिकॉशनरी मेजर्स लें कि दोबारा कि हमारे ऊपर ये इम्पैक्ट ना हो इसका? देखिए, इसके लिए जैसे अभी हमारी कॉलर उन्होंने बताया कि वो अपना ख्याल रखती हैं, डाइट का ख्याल रखती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करती हैं, कोई अगर सिगरेट पीता है तो सिगरेट ना पिए, और तमाम ये चीज़ें। लेकिन इसके अलावा बाज़ चीज़ें हम हर बीमारी में एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट विद यू, आपकी फैमिली हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा ताल्लुक होता है जेनेटिक, और डजेंट मैटर हाउ गुड योर लाइफ स्टाइल इज़ एंड यू नो वट एवर यू डू, कुदरत एक कुदरत है। और आपको अगर फ़र्ज़ कीजिए कि किसी को फैमिली हिस्ट्री खुदा न खास्ता हार्ट की है तो ज़ाहिर है वो प्रोन हो जाता है, कि कैंसर की है तो वो उससे प्रोन हो जाता है। तो इसी तरह मेरे ख़्याल में उनके लिए यही है कि आप यंग एज में, इफ़ 35, मैंने जैसे पहले कहा था कि 35-40 में आप अपने टेस्ट वगैरह ज़रूर कराएं, अब मॉनिटर करें चीज़ों को। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि जैसे हमारी कॉलर थी जिन्होंने बताया कि इतनी यंग एज में है, तो मेरे ख़्याल में तो दे शुड गेट अ रेफरल टू द कार्डियोलॉजिस्ट जस्ट टू गेट अ जनरल चेक ऑफ हार्ट, के पता चले कि क्या सिचुएशन है। बिल्कुल, और स्पेशली मेरा ख्याल है हमारी खुराक भी, अभी रमज़ान भी आ रहा है और हमें चाहिए कि बिल्कुल एहतियात करें, अपनी खुराक का भी ख़ास ध्यान दें। डॉक्टर साहब, एक सोशल मीडिया के जो सवाल आया, वो कहते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़, उनको प्रेगनेंसी है उनकी मिसेस को, और प्रेगनेंसी में भी उन्होंने डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया, वो कहते हैं खुराक भी ठीक है, कभी ज़्यादा शुगर भी नहीं खाए, कोई पहले डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं रही, लेकिन अभी रिसेंटली उनको डायबिटीज़ उन्होंने डायग्नोस की है, और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या और क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? अगेन, गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी अक्सर फैमिली रन होती है, अक्सर फैमिलीज़ में, या पेशेंट को एक दफ़ा हुई है तो उनको नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी हो जाती है, तो ये एक तो ये चीज़ है। तो जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है इसकी भी मुख्तलिफ वजूहात। उसके अलावा वेट का इंक्रीज़ होना, ये भी बहुत एक मसला है कि लोगों का अक्सर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गेस्टेशनल डायबिटीज़ वगैरह हो जाता है। डाइट दूसरी चीज़ है कि अक्सर लोग को डाइट का ख्याल नहीं रखते, लेकिन फिर वही बात है कि डाइट एंड वेट आर बोथ रिलेटेड। अगर आप गलत डाइट लेती हैं तो ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट वेट पे पड़ता है। तो ये 2-3 वजूहात जो है ना, जो कॉमनेस्ट हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत अच्छा एक सिस्टम है कि जिसमें कि आपके प्रेगनेंसी के दौरान इन तमाम चीज़ों का चेक, एक रूटीन चेक है, हर औरत को उन चेक्स के थ्रू होना पड़ता है। तो डायबिटीज़ का चेक होता है और 90% जो है वो पकड़े जाता है उसी में। अगर किसी को कोई प्रोन होती है इस तरह, तो उसके बाद उसी वक्त से उसको मैनेज करने का जो है एहतमाम किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? क्या ये प्रेगनेंसी के बाद कंटिन्यू रहती है डायबिटीज़ या ख़त्म हो जाती है? ज़्यादातर ख़त्म हो जाती है, डिपेंड करता है पेशेंट की एज क्या है, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन क्या है, वेट का क्या इशू है।
लेकिन जैसे जनरलाइज एक आम फहम बात है, उसमें ज़्यादातर लोग सही हो जाते हैं और ये मसला ख़त्म हो जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी। ज़ाहिर है ये नहीं होता कि जैसे अभी प्रेगनेंसी हुई और आप फ़ौरन ठीक हो गए, टाइम लगता है, लेकिन ये चीज़ बेहतर हो जाती है। इसी तरह बहुत लोगों को ब्लड प्रेशर भी हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, और तो इसके ये भी एक इशू है। जी एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या अस्सलाम। क्या सवाल करना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे कानों की कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें आपके बारे में डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी सुन रहा हूँ, बोलें। मेरे कानों की ये है कि मुझे वर्टिगो से शुरू होता है और कभी इन्फेक्शन हो जाता है, और जैसे मेरा ईएनटी कंसल्टेंट के पास उन्होंने भेजा तो टेस्ट भी सारे ठीक हुए हैं, एमआरआई भी उन्होंने करवाया, उसकी रिपोर्ट्स भी ठीक थी। तो अभी फिर रिसेंटली भी फिर दोबारा से ये शुरू हो गया है वर्टिगो, और दर्द भी होते हैं। बीटा हिस्टिन मुझे दी हुई है डॉक्टर ने, जब प्रॉब्लम होती है खा ले, मगर वजह क्या है कि बार बार होता है मुझे। तो ये आपको जो अभी आपने बोला कि पेनफुल ईयर भी है या सिर्फ इन्फेक्शन होता है, क्या इन्फेक्शन के साथ तभी तो इन्फेक्शन होता है, तो तब तो पेन होती है, फिर वो स्प्रे है वो दे देते हैं, ठीक है। उससे आप ठीक हो जाता है। ये इन्फेक्शन दोनों कानों में है या एक में है? दोनों में ही होता है। अच्छा, दोनों में इन्फेक्शन। तो आपको ओरल एंटीबायोटिक देते हैं, स्प्रे देते हैं, क्या देते हैं? स्प्रे देते हैं। स्प्रे देते हैं आपको, ठीक है ठीक है ठीक है। और अभी आपने जो बताया जो ये रीसेंट एपिसोड हुआ है, इसमें भी आपको स्प्रे दिया है? नहीं स्प्रे नहीं दिया, ये तो मुझे बीटा हिस्टिन दी है खाने के लिए। बीटा हिस्टिन दी। तो इस तो दफ़ा ये वर्टिगो शुरू हो जाता है ना, फिर पूरा कमरा घूमता है। और ये कब तक रहता है आपको वर्टिगो? अभी तो आज 8 दिन हो गए हैं, कम हो गया मगर पूरा गया नहीं। ठीक है। इस दफ़ा इन्फेक्शन है आपको कि नहीं? इन्फेक्शन नहीं। इन्फेक्शन नहीं। मैं आपको इस बारे में एक जनरलाइज जी इन्फॉर्मेशन साहब एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या सवाल करना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल करना चाहेंगे आप? सुन सकते हैं डॉक्टर साहब। सवाल ये है कि मेरी वालदा की पोटासियम हाई है और डायबिटीज भी है उनको, तो क्या इलाज करना चाहिए? अच्छा, उनके 65 ईयर ओल्ड है। सॉरी 65 ईयर ओल्ड की उम्र है। 65 है। उनकी दूसरी दवाइयों पे भी हैं? जी दवाइयों पर भी हैं जी। क्या हाई ब्लड प्रेशर भी है। तो कौन सी दवाइयाँ? क्योंकि बहुत सारी तो दवाइयाँ जो होती हैं वो भी पोटेशियम को आपके इंटरफेयर करती हैं एक्चुअली। कोई वाटर टैबलेट्स में है, वो वाटर टैबलेट्स है उनके पास कोई? मेटफॉर्मिन उन्होंने अभी रोक दी है। इसके अलावा मेटफॉर्मिन के अलावा कोई ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं लेती? ब्लड प्रेशर लेती हैं। कौन सी? रामिप्रिल। रैमिप्रिल लेती हैं। रैमिप्रिल इटसेल्फ कैन हैव अ साइड इफेक्ट ऑफ, तो रैमिप्रिल नहीं रोकी? अभी नहीं रोकी, और लो डोज किया है उन्होंने। हाँ, ये पोटेशियम का हो सकता है उनको डायरेक्टली रैमिप्रिल से मसला हो। मैं आपको बताता हूँ। जी डॉक्टर साहब पहला सवाल था जो उनकी ईयर इन्फेक्शन से रिलेटेड। जी तो ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है वर्टिगो का। अच्छा, कान के इन्फेक्शन में क्विकली एक बात निकली है तो मैं तो बताता चलूँ। कान के दो तरह के इन्फेक्शन कॉमन है, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। इनकी बातों से मुझे ये लगा कि शायद इनको एक्सटर्नल ईयर इन्फेक्शन होता है जिसमें कि स्प्रे दिया जाता है। तो डॉक्टर ऑब्वियसली मैं आई ट्रस्ट द जजमेंट ऑफ द डॉक्टर दैट शी मे गेट ए आउटर ईयर इन्फेक्शन, ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं, उसके लिए हम स्प्रे यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम ओटाइटिस एक्सटर्ना के साथ ये होता है, या दूसरे भी ईयर इन्फेक्शन के साथ, कि ये रिकरेंट होते हैं, आते हैं। एक दफ़ा आप जब प्रोन हो जाते हैं उसके लिए तो वो दोबारा आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो प्रिवेंशन है। फॉर एग्जांपल किसी शख्स को, अगेन मैं स्पेसिफिक अपनी कॉलर की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल सर के लिए इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ साथ साथ। वो ये है कि अगर कान में कोई कॉटन बड यूज़ करता है, कान में पानी डालने की, शैम्पू डालने की, तमाम चीज़ों को हम प्रिवेंट करते हैं, बोलते हैं नहीं करेंगे क्योंकि इससे इन्फेक्शन दोबारा होने का ख़दशा होता है। तो अगर इनको इन्फेक्शन के बाद ये वर्टिगो का इशू शुरू हुआ है, तो होता ये है कि जब हमारे कानों में इन्फेक्शन होता है, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल, हमारे कान के पीछे एक ऑर्गन होता है जिसे हम लैब्रिंथ कहते हैं, जो कि बैलेंस को कंट्रोल करता है हमारे पूरे बॉडी के अंदर। वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है और जिसकी वजह से हमें बाज़ दफ़ा चीज़ें चक्कर आना, ख़ास के पोजिशनल वर्टिगो हम कहते हैं, यानी कि आप खड़े हुए तो चीज़ें घूम रही हैं आपके सामने, रोल ऑन द बेड आप करते हैं, वो उस पर आपको फील होता है कि चीज़ें घूम रही हैं। और ये लेकिन आहिस्ते 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 ठीक होता है। इसके लिए मनूवरिंग या एक्सरसाइजेज भी कुछ बताते हैं कि आप स्लोली खड़े हों, स्लोली बैठें, अपने इनको ट्रेनिंग करें आप। इसके लिए आपका GP उसको बता सकता है किस तरह की जाती है एक्सरसाइजेज।
इसके अलावा सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ख़ास के उस आदमी के लिए जिसको कि इन्फेक्शंस के साथ ये रिलेटेड है, तो इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। कानों में फ़र्ज़ कीजिए कोई चीज़ डालने से प्रिवेंट करें, पानी से प्रिवेंट करें, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इरिटेशन करती है, या अगर एक्जिमा हो गया है कानों में तो उसको एक्जिमा को प्रिवेंट करें। अनफॉर्चुनेटली अगर आप इससे प्रोन हो गए हैं तो उसके लिए जब इसको आपको तकलीफ़ हो तो आप उसको यू नीड टू निप इट इन द बड, मीनिंग अगर इन्फेक्शन का मसला है तो उसको फौरी तौर पे उसको कैच करें। अगर दूसरा मसला है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली रिकरेंट इशू होता है और जो ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर ने दी है वो सही ट्रीटमेंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर मसला हो जाए और हल ना हो तो आपका ENT जो डॉक्टर है वो आपके स्कैन वगैरह करें। आई थिंक योर स्कैन इज़ ऑलरेडी डन आई थिंक, और एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, दैन जो आप ट्रीटमेंट ले रही हैं यही ट्रीटमेंट है। और होपफुली अगर आप इसको समझेंगी ज़्यादा तो ये आहिस्ते आहिस्ते बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर साहब एक ईयर इन्फेक्शन पे ही कंटिन्यू करेंगे, अभी एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, 30 सेकंड के अंदर हम ब्रेक के बाद दोबारा आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्पेशली ईयर इन्फेक्शन से रिलेटेड मेरे एक करीबी दोस्त को भी प्रॉब्लम रहा, और उसके अंदर वो स्पेशली अगर तो जो एयरबड्स हैं या अगर यूज़ करते हैं कोई डिफरेंट फ़ोन कॉल्स के लिए डिफरेंट सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम रहता है। बिल्कुल हो जाती है। सो अगर ये इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एयर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम कॉमन है और उनको भी ये स्प्रे ही दिया गया था, तो और वो रिकरेंट इन्फेक्शन है जिसके अंदर बाज़ का लोगों को ये बार बार होता है। इसलिए नाजरीन आप ये प्रोग्राम का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। आप इसके बाद दोबारा प्रोग्राम के अंदर लाइव कॉल्स के थ्रू अपने मेडिकल रिलेटेड कोई भी सवाल डॉक्टर साहब को पेश कर सकते हैं, और हमारी भरपूर कोशिश होगी कि आपके तमाम सवालात का इस तरीके से जवाब दिया जाए ताकि आपको भी और दीगर सुनने वालों को भी इस प्रोग्राम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और आप इसको अपने करीबी रिश्तेदारों को बचाने के में इस्तेमाल कर सकें। थैंक यू। नाजरीन वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी इस्लाम चैनल उर्दू पर, और हमारा आज का सेगमेंट है आस्क ए GP। आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल के थ्रू शमूलियत कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप कोई भी मेडिकल रिलेटेड सवालात कर सकते हैं। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे ईयर इन्फेक्शन के ऊपर। एक लाइव कॉलर ने हमें एक सवाल किया था ईयर इन्फेक्शन से रिलेटेड। डॉक्टर साहब मैं पूछ रहा था कि एयरपोर्ट्स जो हम यूज़ करते हैं क्या ये भी कॉज करते हैं ईयर इन्फेक्शन? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, और अक्सर लोग समझते हैं कि उसकी अपने कान की सफाई कर रहे हैं और उससे इन्फेक्शन बेहतर हो जाएगा या कान बेहतर हो जाएगा। एक्चुअली कान में कोई चीज़ भी ना डालें, ये बिल्कुल लिख लें आप। ख़ास की कॉटन बड्स और ये वो तमाम जिन चीज़ों की आदत होती है वो तमाम चीज़ें बिल्कुल फेंक दें आप। ये मैं तो हर एक को ये बस मशवरा देता हूँ कि यू एक्सपोजिंग योर सेल्फ विद रिस्क्स। नंबर 1, एक तो इन्फेक्शन का रिस्क होता है, बाज़ दफ़ा आपको पता नहीं होता, आप अपनी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर डैमेज करते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फट सकती है। हम एज ए डॉक्टर मैं नहीं बता सकता कि कितनी, क्योंकि हर आदमी का कान मुख्तलिफ होता है, हर एक की टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो डिस्टेंसेस वो कम होता है, तो लोगों को पता नहीं होता। कान में आप डालेंगे, यू डोंट नो हाउ डीप यू हैव टू गो, यू डोंट हैव टू गो, एंड यू कैन डैमेज योर ईयर वेरी बैडली फॉर लाइफ लॉन्ग। सो सबसे पहली बात तो ये है। नंबर 1, अगर आपको फ़र्ज़ कीजिए कि कोई इशू है कान में बंद होने का, या तो अपने डॉक्टर से चेक करा लें। अगर वैक्स वगैरह का कोई मसला समझ में आ रहा है कि वैक्स हो रही है या कोई मसला है, तो आप अपने डॉक्टर से उसको चेक करा लें। उसके लिए ड्रॉप्स यूज़ करें या दूसरे उसके लिए भी तरीक़ेकार हैं, लेकिन कान में कुछ ना डालें। डॉक्टर साहब एक कॉलर मौजूद है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब, मेरा पोता है वो 1 साल का है, 1 साल और 1 मंथ का है, तो उसको इन्फेक्शन है शुरू से ही। वो पैदाइश के बाद उसको हो गया था। वो जब सांस लेता है तो आवाज आती है उसकी सीने से, सीने की इन्फेक्शन है, तो उसको इनहेलर देते हैं, इनहेलर हॉस्पिटल वाले। तो कभी उसको एडमिट कर लेते हैं हॉस्पिटल में, लिंगडन हॉस्पिटल में, बार बार उसको दाखिल करना पड़ता है, तो वो बहुत बीमार हो जाता है। तो उसको ये इन्फेक्शन है सीने की। क्या उम्र क्या है बच्चे की? 1 साल। 1 साल और 1 मंथ हो गया है। उसको इन्फेक्शन का नाम कहीं ब्रोंकियोलाइटिस तो नहीं है? पता नहीं, ये नहीं पता। क्या नाम बता रहे हैं आप? ब्रोंकियोलाइटिस, और ये सर्दियों में ज़्यादा होता है बच्चों को। अच्छा, नहीं उसको तो काफी अरसे से है। नहीं तो 1 साल का बच्चा है, उसको ज़ाहिर है 1 साल का बच्चा तो छोटा ही है। इसको क्या ये जो सांस में काफ़ी प्रॉब्लम होती है जब इसको होता है तो? जी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो फिर वो घर में कोई सिगरेट पीता है, किसी को एस्मा है घर में?
नहीं नहीं, किसी को नहीं, कोई नहीं पीता सिगरेट, अच्छा, किसी ठीक। को अस्थमा नहीं। अच्छा ठीक है, 1 साल का बच्चा, ठीक है मैं आपको इसके बारे में बताता को हूँ। कॉलर मौजूद जी तो हाँ, उसको हॉस्पिटल में इनहेलर देते हैं, उसको इनहेलर देते हैं, तो फिर उसको आराम आता है, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ये बड़ी कॉमन कंडीशन है, आई टेल यू। जी हाँ, जी डॉक्टर साहब एक और कॉलर मौजूद हाँ। है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? क्या सवाल करना चाहेंगे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सवाल है कि मुझे ना हर टाइम जी सुन रहे हैं। सवाल है कि मुझे ना ये अपने टीवी का आप वॉल्यूम कम कर दें प्लीज़। अच्छा हाँ जी, सलाम अलैकुम। जी बोलें, आप बोलें। डॉक्टर साहब मुझे ना कब्ज रहती है, ओके मेडिकेशन लेता हूँ उसकी वजह से, जी, तो वो ठीक नहीं होती। लिक्विड वगैरह टैबलेट लेता हूँ तो ठीक नहीं होती। क्या उम्र है आपकी? उम्र 40। ओनली 40 ईयर्स ऑफ एज। जो कब्ज़ होती है उसमें खून वगैरह तो नहीं आता? आता है समटाइम। खून आता है, फ्रेश खून आता है? जी, डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को बोला था तो वो बोल रहे थे कि को लिक्विड दिया था उन्होंने कि ये लो, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन खून ज़्यादा आ रहा है या जस्ट टिश्यू वगैरह पे फील होता है? टिश्यू फील होता है। फ्रेश, ओके। पाइल्स तो नहीं है आपको? जी कब्ज़ की वजह से कोई और मसला तो नहीं है? पाइल्स वगैरह का तो मसला तो नहीं है कब्ज़ की वजह ना, से? कोई और कुछ नहीं है। अच्छा और चलें, मैं आपको इसको प्रॉब्लम बस ठीक है जी, मैं आपको मशवरा देता हूँ। डॉक्टर साहब सबसे पहला सवाल था ब्रेक से पहले कि वो अपनी वालदा के लिए उन्होंने सवाल किया था, उनकी 55 इयर्स एज है, डायबिटीज़ है और पोटेशियम हाई है। पोटेशियम हाई है उनका, बिल्कुल सही बात है। तो पोटेशियम एक हाई होने की, पोटेशियम बेसिकली एक चीज़, एक अंसर होता है हमारे ब्लड के अंदर, और केमिकल आप कह लें लोगों के आम फहम ज़ुबान में। सोडियम पोटेशियम ये हमारे बॉडी में होता है और उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ज़्यादा या कम होने की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं या इश्यूज़ हो सकते हैं उसकी वजह से। इन जो मैंने हिस्ट्री उनकी सुनी तो उसमें जो दवाइयाँ उन्होंने बताई, उसमें एक उन्होंने बताई दवाई जो कि रैमेप्रिल है। रैमेप्रिल का एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है ना, वो पोटेशियम में गड़बड़ करना भी होता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा रैमेप्रिल ख़राब दवाई है, बहुत यूज़फुल दवाई है, लेकिन ज़ाहिर है हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इनकी हिस्ट्री सुनने के बाद तो मुझे सबसे पहले रैमेप्रिल पे शक हो रहा है कि रैमेप्रिल को देखा जाए, डोज उन्होंने डॉक्टर ने कम कर दी है, हो सकता है कि उससे बेहतरी आ जाए और पोटेशियम लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाए। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए उससे भी नहीं होता तो रैमेप्रिल को स्टॉप करके उनको कोई ना कोई अल्टरनेटिव मेडिकेशन देनी पड़ेगी। तो उनके जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था, मुझे तो उनकी दवाइयों पे शक है कि पहले दवाइयों को सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉमन साइड इफ़ेक्ट फ्रॉम दोज टैबलेट्स। इसके अलावा भी कुछ दवाइयाँ और भी होती हैं मुख्तलिफ ब्लड प्रेशर की या इसकी, उनका भी ये एक साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन मेरे ख्याल में दवाइयों को सॉर्ट आउट करके देखें, होपफुली इंशाल्लाह दैट प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड। डॉक्टर साहब अगला सवाल था, उन्होंने अपने ग्रैंडसन के लिए हाँ, सवाल किया बिल्कुल, कि उनको बिल्कुल। चेस्ट इन्फेक्शन टाइप। हाँ, तो वो बच्चे के जो बताया उन्होंने, वो एक तो पहली बात थी कि बच्चा बहुत छोटा है, अभी साल 2 साल 3 साल के बच्चे, दे आर वेरी यंग। और ये जो इन्फेक्शन जो उन्होंने मुझे बता रही हैं, मेरे ख्याल में इट साउंड लाइक ब्रोंकियोलाइटिस, जिसमें कि बच्चों को रनी नोज़, कॉफ, कोल्ड के सिम्टम के साथ साथ सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। ये इन्फेक्शन ज़्यादातर खैर काफ़ी अर्स पूरे साल ही हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये फ्रॉम नवंबर और अक्टूबर से लेके मार्च तक ये ज़्यादातर लोगों को होते हैं। और अक्सर बच्चे जो होते हैं उनकी सांस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, उनको हॉस्पिटल में एडमिशन होता है, फ्लूइड दिए जाते हैं, नेज़ल स्प्रेज दिए जाते हैं, ऑक्सीजन भी सम टाइम देनी पड़ती है, और बाज़ दफ़ा जो है वो सैल्बुटामोल यानी कि जो नेबुलाइजर्स वगैरह हैं वो भी दिए जाते हैं। अगर कोई और इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक भी दे दी जाती है। ज़्यादातर ये बच्चे जो है ना, ये जिनको इन्फेक्शन होता है वो अंडर 2s या अंडर 3s में ही होता है। उसके बाद ये इन्फेक्शन खुद ब खुद कम हो जाता है, बच्चा तगड़ा होता है, वो ये आहिस्ते आहिस्ते ये वायरस होता है असल में, और ये बेहतर हो जाता है। तो इतनी परेशान होने की बात नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि कोई चीज़ भी एग्रीवेट जो करती है, उसमें फ्यूम्स हो सकते हैं, स्मोक हो सकता है, आपके कारपेट्स के डस्ट माइट्स हो सकती हैं, डस्ट हो सकता है, पॉलन्स हो सकते हैं। उन तमाम चीज़ों से बचा के रखें। अगर बच्चे को नाक बंद है तो उसको नाक में नेज़ल सेलाइन ड्रॉप्स डाल दें ताकि नाक खुली रहे। और तमाम ये चीज़ें, स्टीम फ़ायदे करती है। अगर हल्के फुल्के बच्चे को रनी नोज़ वगैरह है तो स्टीम भी अगर आप दे सकते हैं तो वो भी दे दें। तो ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ ये मसला हल हो जाएगा। इट्स टू यंग,
2-3 साल से ज़्यादा उम्र में बच्चों को बहुत कम हो जाता है, 90% रिजॉल्व हो जाता तो है। डॉक्टर साहब नेबुलाइजर्स भी आजकल तो मार्केट में छोटे छोटे मौजूद है, मेरा ख्याल है वो भी शायद इसमें हेल्पफुल हाँ, होते होंगे। नेबुलाइज़र मुझे नहीं पता, लेकिन इस कंट्री में तो यहाँ तो आप खुद नहीं यूज़ कर सकते, हम बच्चों को देते भी नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में जाना चाहिए। इतने छोटा बच्चा है, अगर उसको सांस का प्रॉब्लम होता है तो बेहतर है कि हॉस्पिटल में डील किया जाए रादर देन टेकिंग अ रिस्क देमसेल्व्स। एक या और कॉलर मौजूद है डॉक्टर बिल्कुल हमारे बिल्कुल साथ। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा ख्याल है लाइन ड्रॉप हो गई डॉक्टर जी साहब। हाँ। अगला सवाल जो था हमारे हाँ। पास से, उनको कॉन्स्टिपेशन की हाँ, प्रॉब्लम है, बड़ा 40 years वो old। भी एक बड़ा अच्छा एक सवाल उन्होंने किया कि, और बहुत ज़्यादा हमारे कॉलर्स पिछली प्रोग्राम्स में भी ये सवालात कर चुके हैं कब्ज़ के बारे में कि तो कब्ज़, सबसे पहले बात तो ये है कि कब्ज़ क्यों हो जाता है। मैं उनके सवाल से मुख्तलिफ़ चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा। कब्ज़ क्यों हो जाता है, सबसे पहले हम जो कॉमन कॉजेज़ ऑफ कब्ज़ हैं वो ये है कि आप हमारी खुराक में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फाइबर्स का कम होना, इसके अलावा पानी का कम होना, ये तमाम चीज़ें, एक्सरसाइज का ना होना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें कब्ज़ करा देती हैं। तो वेजिटेबल, फ्रूट्स, पानी और तमाम चीज़ों को आप इंक्रीज़ करें तो आपके बाउल हैबिट्स भी ठीक रहेंगे। ऐसे खाने जो कि जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा हो। अक्सर लोग प्रोन होते हैं, उनको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन के लिए इशू होता है, तो उनके लिए उनको ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। वक्त बे वक्त अगर ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाए आपकी खुराक की चेंजेस से और दूसरी तमाम चीज़ों से बेहतर नहीं हो रही, तो आप लैक्टोलोज वगैरह इस तरह की बहुत सारी सेना या बहुत सारी अद्वियात हैं, इसके अलावा हर्बल है, इसके अलावा प्रोन जूसेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं टू रेगुलेट इट। एक जो बात उन्होंने बताई कि पखाने में खून का आना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको मैं हाईलाइट करूँगा अपने तमाम कॉलर्स के लिए और तमाम नाजरीन के लिए। वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को कॉन्स्टिपेशन कंसिस्टेंटली रहती है, लंबे तरीके अरसे के लिए रहती है और साथ साथ खून भी आ रहा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से रजू करें और चेक ज़रूर करवा लें। होपफुली इंशाल्लाह कोई बड़ा मसला नहीं होता। ज़्यादातर यंग लोगों में ये पाइल्स वगैरह की वजह से होता है, क्योंकि आप हार्ड स्टूल पास कर रहे होते हैं तो वो स्क्रैचेस हो जाती हैं और फ्रेश ब्लड ऑन द टिश्यू वगैरह आ जाता है। लेकिन ये कोई सीरियस अलामत भी हो सकती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि रादर देन इग्नोरिंग इट, आप अपने डॉक्टर या जीपी के पास ज़रूर चले जाएं। अगर कंसिस्टेंटली इशू रह रहा है तो उसे चेक ज़रूर करा लें ताकि कोई भी सीरियस मामलात से बचा जा सके। एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब मेरा मसला ये है कि मुझे 7-8 महीने से ना गले में बहुत ज्यादा खराश है, ऐसे ड्राइनेस हो जाता है ना। तो वो मैं ऐसे करती हूँ, फिर मैं यानी पानी पीती हूँ तो बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ ना। जी जी। अपने जीपी के पास गई, उसने मुझे कभी गैविस्कॉन दी है, उसके बाद फिर एलर्जी की कोई मेडिसिन दी है, तो उससे कोई आराम नहीं आया। फिर आस्ता आस्ता अब बढ़ता कि अब मेरे कान भी ना ड्राइनेस फील होती है। तो मैं उनको ना फिर ऐसे खारिज करती रहती हूँ, जब 5 मिनट बाद वो भी ठीक हो जाते हैं। तो मेरा वो लेटर भेजा उन्होंने हॉस्पिटल को, तो अपॉइंटमेंट आई है मेरी 2 साल के बाद की। अब आज 2-4 दिन से ना बहुत ज्यादा ऐसे खराश भी है और गले में खांसी फिर एकदम आती है, लेकिन पानी पीती हूँ ठीक हो जाती है। आप कुछ और दवाइयों पे हैं क्या, कुछ और लेती नहीं, कुछ भी नहीं, शुक्र अल्लाह का। ना वो शुगर है, कुछ भी नहीं, ब्लड प्रेशर भी नहीं है। आपको कभी कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं रही है? एलर्जी नहीं। अब उन्होंने कहा, मैंने फील किया डॉक्टर साहब ये 1 वीक हुआ है कि जब हीटिंग लगती है ना घर में, तो उससे मुझे लगता है कि एकदम यानी मेरा सांस रुक रहा है, और जब गाड़ी में बैठती हूँ हीटिंग लगी होती है तो मैं साथ ही ना शीशे नीचे कर देती हूँ। सही है। तो ये है। अब मैंने वो शुरू किया है, कोई मेदे की डॉक्टर ने दी है मेडिसिन मुझे। मैं समझ गया, मैं आपको इसके बारे में एक मशवरा दूंगा क्या क्या किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब 2 कॉलर्स जी ले कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र जी, पूछिए। जी मैंने अपने बच्चा, मेरा अभी 4 साल इस अप्रैल में हो रहा है, वो 5 ईयर का, और उसको हर 2 वीक बाद 3 में उल्टी, और वो पता नहीं सांस की, डॉक्टरों ने ये बताया था इसको कोई सांस की इन्फेक्शन होती है, या फिर उल्टी करता है, फिर ऐसे 1-2 दिन बहुत बुखार रहता है, 3 फिर ठीक होता है। उसकी बॉडी ऊपर नहीं जा रही, बस कमजोर कमजोर सा ही, और ऐसे इसको हर 2-3 वीक में ये मसला रहता है। कोई दवाई दे रही हैं?
दवाई जब 2 बार डॉक्टर के पास ले गया तो उन्होंने एंटीबायोटिक दी थी, वो कोर्स किया था 2 बार, लेकिन ये इसको बीमारी और मतलब रगजी हो रही है, 5 साल एक हो गया ऐसे ही है, इसको कमजोर भी बहुत है, थोड़ा ठीक होता है, ठंड लगती है, फिर ऐसे उल्टी, फिर बुखार होता है। अच्छा, लेकिन मैं कुछ सवालात करूंगा, ज़ाहिर है मैं पूरी चीज़ तो बच्चे को देखे बगैर नहीं बता सकता। ये मुझे बताइए कि बच्चे को जो आप वोमिटिंग बता रही हैं या उल्टी जो होती है वो खाने के बाद होती है या खांसी के बाद होती है? वो उसको खाने के बाद ही होती है, कई बार रात को सोए हुए भी हो जाती है जब उसको तकलीफ होती है। उसके लिए कोई दवाई नहीं दी है? मुझे डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी थी 2 बार, उसने कोई पता नहीं लेट्राजर सेक्शन बोला था ऐसे कुछ, मुझे नहीं पता इस नाम भी उसका पता। लेट्राजर खांसी वगैरह नहीं है, खांसी रेगुलर नहीं रहती है, वोमिटिंग खाने के बाद ज़्यादा होती है, सही कह रहा हूँ? जी सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताइए कि बच्चा जो है वो खाना कैसा खाता है? खाने में फंसी तो नहीं है कि ये खाना है नहीं खाना है, या जंक फूड जो दूसरी क्रिस्प वगैरह ये वो इस तरह का फूड ज़्यादा खाता है, फिजी ड्रिंक वगैरह, ये तो नहीं है बच्चे का? नहीं, ये इतना नहीं खाता है, लेकिन बाहर का खाने में खुश होता है, पिज्जा हो गया या बर्गर वगैरह, पर इतना हम नहीं देते हैं इसको ज्यादा, बहुत त्याग ही करते हैं, सूप ये वो चीजें, लेकिन इसको ऐसे ही है कि डर डर के खिलाते भी हैं, फिर भी वो ऐसे शुरू में इसको आस्थमा था थोड़ा बहुत, लेकिन अभी तो आस्थमा नहीं है इसको, लेकिन ऐसे ही है कि फिर इतना बीमार एकदम से हो जाता है। एक राइट साइड पर जो उसका फेस है उस पर वो हाथ रख के रोने लगता है, मुझे बहुत दर्द है पूरी राइट साइड पर, फिर हॉस्पिटल कई बार इमरजेंसी में भी ऐसे लेके गए। पखाना ठीक होता है? जी, खाना फिर ठीक होता है, बाद में थोड़ा बहुत खा लेता है, कहता नहीं, पखाना टॉयलेट सही जाता है, बड़ा पेशाब कंस्टिपेशन रहती है अक्सर। अच्छा ठीक है, मैं आपको मशवरा दूंगा एक जनरलाइज इस पे, ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। जी सुन रहा हूँ, बोलें। अच्छा, ये है साहब, मैं 85 ईयर ओल्ड हूँ और मेरा ट्रिपल बाईपास हुआ है, और मैं जो ट्रिपल बाईपास के बाद मुझे वो डायबिटिक हो गया। खैर डायबिटिक अब ये हुई कि 2 मेटफॉर्मिन लिया करता था गोलियां, उन्होंने कहा अब नहीं लो, आपको मेटफॉर्मिन बिल्कुल है ही नहीं डायबिटिक। जब मेरा वो होता है ब्लड टेस्ट, उन्होंने कहा बिल्कुल आप शो ही नहीं करते, आपको डायबिटिक है। अच्छा। लेकिन उसके बाद जो तीसरा बर्ड जो है वो है 50 साल से, मैं 60 साल से 62 साल से इस मुल्क में हूँ, मुझे आते ही 10 साल के अंदर वो हो गया था अस्थमा जी। अब ये है ब्रोंकाइटिस मुझे हुआ है, और अभी 4 महीने के अंदर मुझे ये तीसरी दफा हुआ है, इतनी बुरी खांसी, बलगम येलो आ रहा है, फ्लैम आ रहा है। तो अब मैं भाई ये अब मैं इसका नाम क्या, कल मैं फिर डॉक्टर को फोन करके उनसे बोलूँगा भाई फिर डायबिटीज वो एंटीबायोटिक दो। तो ये आप पूछेंगे डॉक्टर साहब से मेरी बात साहब? जी आपका लेकिन सवाल क्या है कि ये इन्फेक्शन क्यों हो रहा है आपको? हाँ ये बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही आपने। अच्छा, लेकिन आपके हैव यू गॉट अ हिस्ट्री ऑफ सिगरेट स्मोकिंग और समथिंग? हाँ, सब आज से अभी नहीं, 50 साल पी मैंने, लेकिन 20-25 साल से बंद है बिल्कुल। टोटल 50 साल पी है? हाँ ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर साहब प्रोग्राम का बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया और 2-3 मिनट हमारे पास हैं, इसको जल्दी से हमने कंक्लूड करना है। पहला सवाल था 7 to 8 मंथ से उनको वो हाँ तो मैं इनको सबसे पहले तो अच्छा, ये जो थ्रोट इरिटेशन और ईयर इरिटेशन, ये ज़्यादातर ख़ास के जो बोला ये जो करते हैं, बेसिकली क्या होता है ज़्यादातर इसमें आपके कठार सिक्रीशन होती है, लगता है जैसे कोई चीज़ ड्रिबलिंग डाउन योर थ्रोट और यू नीड टू क्लियर योर थ्रोट। ज़्यादातर ये नेज़ल सिक्रीशन होती है जो कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकती है। ये सीजनल भी हो सकती है, ये घर में किसी चीज़ से इरिटेशन की, हीटिंग की वजह से भी हो सकती है, ये आपके पेट्स की वजह से भी हो सकती है, कोल्ड वेदर की वजह से भी हो सकती है, हॉट वेदर की वजह से भी हो सकती है। होता यह है कि आपके नेज़ल सिक्रीशन होती है और आपको ये फील होता है जैसे कि कोई इरिटेशन हो रही है और गला क्लियर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो आपने बताया, बड़ी अच्छी हिस्ट्री दी कि मुझे हीटिंग की वजह से शायद होता है, तो ये तमाम चीज़ें ना गौर करने की ज़रूरत है कि यार क्या चीज़ इसमें मुझे अचानक मुख्तलिफ होती है या क्या चीज़ से ज़्यादा हो जाता है। तो अगर कोई चीज़ आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसको सबसे पहले तो स्टॉप करें, नंबर 1। नंबर 2, इसकी दवाइयाँ कुछ ओवर द काउंटर मिलती हैं, नेज़ल स्प्रे मिलते हैं, एंटीहिस्टामिन मेडिकेशंस हैं वो यूज़ की जा सकती हैं, लॉजेंजेस मिलती हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ना इसको बेहतर करती हैं। लेकिन जैसे कि उनकी हिस्ट्री में बताया कि अचानक हुआ है, उनको पहले नहीं होता, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई चीज़ उनको इरिटेट कर रही होगी। अक्सर लोगों को ये लॉन्ग टर्म होता है, या जिनको एस्मा होता है अक्सर उन लोगों को भी ये वो दे आर मोर प्रोन फॉर दिस टाइप ऑफ इरिटेशन एज वेल। लेकिन एक ट्रेंड होता है उनका कि वो, लेकिन ये आता है जाता है। ट्रीटमेंट इसकी यही है जैसे मैंने आपको बताया। हाँ, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई और मसला हो रहा है तो ENT से रजू किया जा सकता है। दूसरे हमारे एक कॉलर थी जिन्होंने, उनका बेटा 4 साल का है और वो उसको अक्सर खाने के बाद वोमिटिंग का मसला रहता है।
उनकी बातों से ये लगा कि ज़ाहिर लाइफस्टाइल या डाइट भी का इशू हो सकता है कि बच्चा, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीसी फूड या टेक अवेज या इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो आपको इंडाइजेशन का मसला अक्सर हो जाता है, और अक्सर बच्चों को खाने के बाद वोमिटिंग का या रिफ्लक्स हम जिसे कहते हैं उसका मसला हो जाता है। तो सब 2-3 चीज़ें मैं एडवाइस करूँगा। सबसे पहले तो उसकी बच्चे की, मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है बच्चों की डाइट को सॉर्ट आउट करना, लेकिन कोशिश करें कि बच्चे की डाइट को सॉर्ट आउट किया जाए। अगर डाइट इस तरह की चिकनाई वाली चीज़ें या टेक अवेज या फ्राइड फूड खाते हैं तो उससे ज़ाहिर है हेल्प तो नहीं होगी इन तमाम चीज़ों में। इसके अलावा एक एच पाइलोराई का टेस्ट होता है, स्टूल सैंपल का टेस्ट करा लें अपने डॉक्टर से रुजू करके कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है बाउल में, पेट में, वो ट्रीट हो सकता है। इसके अलावा अक्सर डॉक्टर जो है वो दवाइयाँ भी देते हैं इसके लिए, और वो भी बेहतर हो सकती है। तो आज प्रोग्राम का टाइम हमारे पास बहुत ही कम है, तो हमारे पास जो आखिरी सवाल है हम उसका कोशिश करेंगे कि हम उसके अगले सेगमेंट में इसका जवाब दे सकें, क्योंकि प्रोग्राम का अभी आज अजान का भी वक्त है इसके बाद, तो कम टाइम की वजह से इसको कंटिन्यू कर सकते, लेकिन हम इंशाल्लाह अगले सवाल में आपके सवाल का जवाब देंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।